हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि पिछले कई दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। क्लासेस ना होने का कारण ये था कि थोड़ा-सा समय का अभाव चल रहा था, जिसके चलते आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। बट आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। तो वैसे भी आपके एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड ही हो चुके थे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं हमें एग्ज़ाम है हमारा 18-19 को। अगर आपका एग्ज़ाम होता 18-19 को तो हर हाल में ही लेना था क्लास। कैसे भी करके। लेकिन अब जब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका था, समय का अभाव था, तो थोड़ा-सा चीज़ों को मैनेज करते हुए आज से हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब हमारी क्लासेस पिछले 10 दिन से नहीं हुई हैं, तो आपकी थोड़ी-सी यहाँ पर ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आने वाले 3-4 दिन तक आप अपनी क्लासेस को टाइमली लेंगे और शेयर करेंगे। जब हम कई दिन क्लासेस नहीं करते हैं तो यूट्यूब भी थोड़ा-सा स्लो पड़ जाता है, ये आपको बताता नहीं है। तो आपको खुद सजग रहना है कि हमारी क्लासेस जो हैं वो सुबह 8 बजे होने वाली हैं। तो आज से पर डे हम आपसे मिलने वाले हैं अपने उसी पुराने टाइम पर सुबह 8 बजे। तो उम्मीद है कि आपने जो पिछली क्लासेस आपकी हुई हैं सारी क्लासेस को रिवाइज़ किया होगा, चीज़ों को नोट डाउन भी किया होगा। आप आज भी पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे। ये जो आपके आज हम मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, हालाँकि आज हमें मॉडल पेपर नहीं डिस्कस करना था, लेकिन पिछले कई दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हुई हैं, तो हम पहले 2 मॉडल पेपर कर लेते हैं। एक हमारा मॉडल पेपर 6 और मॉडल पेपर नंबर 7। ये दोनों मॉडल पेपर करने के बाद मतलब हम क्या करेंगे कि चीज़ों को रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारी छोटी-बड़ी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी बिंदुओं को सबको देखते हुए चलेंगे। एक बार पूरा का पूरा अपना सारी चीज़ों को हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक? तो उम्मीद है कि अगर आपने पिछली क्लासेस ली होंगी, आप अगर कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी। डिस्कस कर लेते हैं हम आज के अपने मॉडल पेपर नंबर 6 को। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन फिर से आपसे यही कहेंगे कि क्लासेस आप एक बार शेयर कर दीजिए और टाइमली क्लासेस 2-4 दिन ले लिया कीजिए। एक्चुअली ये जब यूट्यूब पर हम क्लासेस नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही स्लो पड़ जाता है। ये अपनी पुरानी रफ्तार से काम नहीं करता है, आपके पास नोटिफ़िकेशन नहीं भेजता है। हालाँकि नोटिफ़िकेशन तो ये कभी भेजता है, कभी नहीं भेजता है। फिर भी ये जो है थोड़ा-सा मंद पड़ जाता है। तो इसकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा आपको रफ्तार देना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के अपने मॉडल पेपर नंबर 6 के बारे में। इससे पहले हमारे 5 नंबर तक के मॉडल पेपर हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं, तो एक बार जाकर ज़रूर देखें, कुछ नया, कुछ पुराना आपको वहाँ पर मिलेगा। चीज़ें आपकी रिवाइज़ होती चली जाएँगी। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में निम्नलिखित सेवाओं में से कौन-सी सम्मिलित है? आपको बताना है जो हमारी एकीकृत बाल विकास सेवा योजना है, इसमें कौन-कौन सी सेवाएँ दी जाती हैं? क्या प्रौढ़ शिक्षा एवं परिवार नियोजन या फिर गैर औपचारिक पूर्वशालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा या फिर आय अर्जन हेतु प्रशिक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन आपके रखे गए हैं मैक्सिमम आपके पीवाई क्यों हैं, चीज़ों को रिवाइज करने की दृष्टि से प्रश्नों को बनाया गया है। तो उम्मीद है कि आप ये नहीं कहेंगे कि ये पुराना है। हालाँकि हमने ये क्वेश्चन नहीं किए हैं, अपनी क्लासेस में इन क्वेश्चनों को नहीं किया है। लेकिन ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और मल्टीपल टाइम हमारे एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो जब हम बात करते हैं एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की, तो इसमें गैर औपचारिक पूर्वशालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा होती है। इसमें यही आपका शामिल होता है।
प्रौढ़ शिक्षा, परिवार नियोजन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल नहीं होती हैं। जैसे आपको पता ही है कि इसमें पूर्वशालेय यानी कि गैर औपचारिक में 0 to 6 ईयर के जो बच्चे हैं वो आ जाते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। बताना है आपको बुलेटिन हो गया, लीफलेट हो गया, समाचार कहानियाँ हो गई, ये सब किसके अंतर्गत समूहीकृत किए गए हैं? कहने का मतलब ये किस प्रकार के संपर्क साधन हैं? आपने संपर्क की 3 विधियाँ पढ़ी थी, एक व्यक्तिगत विधि पढ़ी थी, एक समूह विधि पढ़ी थी और एक आपने जनसंपर्क विधि पढ़ी थी। तो जब हम बात करते हैं बुलेटिन, लीफलेट, पैम्पलेट, इन सारी चीज़ों से आप किस प्रकार से संपर्क करते हैं? क्या ये व्यक्तिगत संपर्क के साधन हैं? क्या ये बृहद संपर्क यानी कि अगर हम बात करें विराट जनसंपर्क के साधन हैं? या सामूहिक संपर्क के उदाहरण हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो आप कहेंगे लीफलेट हो, पैम्पलेट हो, बुलेटिन हो, कहानियाँ हों, ये समाचार कहानियाँ हो गए, जो हमारे न्यूज़पेपर हो गए, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं? बृहद संपर्क के साधन होते हैं। बृहद यानी कि विराट जनसंपर्क के साधन होते हैं। यहीं पे आप एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे बुलेटिन हैं, लीफलेट हैं, पैम्पलेट्स हैं, ये किस प्रकार के शिक्षण सामग्री हैं? तो आप कहेंगे ये दृश्य शिक्षण सामग्री हैं और छपित शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। इसी में एक पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका लीफलेट है, पैम्पलेट है, बुलेटिन है, ये सारी चीज़ें आपकी कैसी होती हैं? प्रक्षेपित या फिर गैर प्रक्षेपित। तो आप कहेंगे ये सारी चीज़ें हमारी गैर प्रक्षेपित होती हैं। अब प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री क्या है और गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री क्या है? तो बस सिंपल से शब्दों में ध्यान रखिएगा, जिस चीज़ में हमें बिजली इत्यादि, जैसे मतलब बिजली हो गया और या जनरेटर वगैरह हो गया, इन सब की आवश्यकता होती है, तो वो हमारे प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री होते हैं। इसके विपरीत जब हमें बिजली इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसे शिक्षण सामग्री हमारे गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना किसका आधारभूत दर्शन है? क्या ये शिक्षा का है? क्या ये विस्तारण कार्य का है? क्या ये शिक्षण का है या फिर ये इतिहास का है? तो ये आपका पीवाईक्यू है। आप जानते हैं कि हम शिक्षा के माध्यम से लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन, अर्थात हम पढ़ रहे हैं प्रसार शिक्षा। तो यहाँ पर हमारा शिक्षा ना सही हो के हमारा प्रसार शिक्षा यानी कि विस्तारण को हम प्रसार के नाम से भी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विस्तारण कार्य। तो शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना किसका आधारभूत दर्शन है? तो आप कहेंगे ये विस्तारण कार्य का आधारभूत दर्शन है। यहाँ पर आप शिक्षा पर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहाँ से लिया गया है? ये आपके प्रसार शिक्षा से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो हमें राइट आंसर पर जाना होगा विस्तारण कार्य पर। जबकि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये शिक्षित करके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना शिक्षा का आधारभूत दर्शन होता है। ठीक? तो इस पॉइंट को आप समझेंगे कि क्यों हमने शिक्षा को नहीं लगाया, क्यों हमने विस्तारण कार्य को लगाया। एक्चुअली यहाँ पर आप चाहे विस्तारण कार्य लिखें या फिर आप प्रसार कार्य लिखें, क्योंकि प्रसार का मतलब ही होता है विस्तार करना अर्थात फैलाना। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बताना है आपको, यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि गरीबी रेखा की गणना की जाती है। आपने देखा है गरीबी रेखा जो होती है, इसकी गणना किसके आधार पर करते हैं? क्या कुल पारिवारिक आय के आधार पर करते हैं या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करते हैं या कुल भूमि के आधार पर करते हैं या फिर जो आपके पास कुल जायदाद है उसके आधार पर करते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारी गरीबी रेखा की गणना की जाती है वो प्रति व्यक्ति आय के दर से आपकी ये गणना की जाती है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 पर। सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया किसके द्वारा? ये जो सर्वव्यापी प्रतिरक्षीकरण यानी कि जो ये टीकाकरण किया जा रहा है, इसका लक्ष्य किसके द्वारा निश्चित किया गया? क्या ये यूनिसेफ के द्वारा निश्चित किया गया? क्या ये यूनेस्को के द्वारा किया गया? क्या ये आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया या फिर ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया? तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो यूनिसेफ है, साधारण सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है? तो हमें ध्यान रखना है कि जो यूनिसेफ है, ये बच्चों के लिए कार्य करता है। वहीं अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं, तो यूनेस्को हमारा जो होता है, ये विश्व धरोहर के संरक्षण वगैरह के लिए कार्य करता है। अच्छा, आपने एक दिन प्रैक्टिस सेट में मैकब्राइड रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था, जिसका संबंध किससे था? तो आपने कहा यूनेस्को से था, ठीक? जब हम बात करते हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र की, तो ये परिषद की, तो ये अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करता है। जबकि जब हम बात करते हैं सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य जो निश्चित किया गया था, वो हमारे डब्ल्यूएचओ के द्वारा किया गया था। और आप ये जानते हैं कि जो हमारा डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी 7 अप्रैल को। इसीलिए हम 7 अप्रैल को मनाते हैं हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के नाम से जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। आपको बताना है कि ये जो हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, ये किस सन से मनाया जा रहा है? क्या ये 1948 से ही मनाया जा रहा है या 1950 से मनाया जा रहा है, 1952 से मनाया जा रहा है या कब से मनाया जा रहा है, आपको बताना है। बाकी अगर आपको याद है यूनिसेफ और यूनेस्को की स्थापना, तो लगे हाथ इनको भी बता दीजिएगा। इनके फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो थोड़ा-सा आप इनको भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। यूनिसेफ, यूनेस्को, फाओ, आपका और क्या है? यूनिसेफ, यूनेस्को, फाओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, ये सारे सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ रखे हैं। इनके फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ इनकी स्थापना भी ध्यान रख लीजिएगा, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलिएगा। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है कि ये हमें कहाँ मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि आपने जो एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा है, उसका हमारा लगभग-लगभग जो लास्ट टॉपिक होता है, लास्ट सेकंड, थर्ड जो होते हैं हमारे, हम उनमें इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अगर आप में से किसी को भी कोई समस्या आ रही है, चाहे इसके स्थापना से, इसके हेडक्वार्टर से, इसके कार्यों से, इसके क्षेत्रों से, तो एक बार जाकर क्लासेस ज़रूर लीजिएगा, ठीक? चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विवाह है। विवाह क्या है? क्या एक ये सार्वभौमिक संगठन है? या सार्वभौमिक समाज है? सार्वभौमिक संस्था है? या फिर ये आपका सार्वभौमिक समुदाय है? तो आप कहेंगे विवाह क्या है? विवाह एक आपका सार्वभौमिक संस्था है। आपको पता है कि हम हिंदुओं में विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। 4 हमारे उच्च कोटि के होते हैं, 4 हमारे निम्न कोटि के होते हैं। ज़रा इन 8 का नाम एक बार क्रम तो है नहीं, ख़ैर 4 जो हमारे हैं और जो 4 हमारे उच्च कोटि के हैं, जो हमारे 4 निम्न कोटि के हैं, ज़रा इनको आप एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिए कि ये 8 नाम हैं क्या? बाकी आपको पता है संस्कार 16 हैं, विवाह हमारे 8 होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरण में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं केवल, यानी कि एक इनमें से ऐसा है जो कि सार्वभौमिक परिवर्तन में शामिल नहीं है। मतलब हर बच्चा जो है, ये सारे परिवर्तन हर बच्चे में देखने को मिलते हैं, केवल एक परिवर्तन कोई ऐसा है जो कि नहीं देखने को मिलता है, वो क्या है? क्या प्रथम शब्द उच्चारण? तो आप कहेंगे हर बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, इस देश, उस देश, किसी भी देश का हो, वो प्रथम शब्द जो उच्चारण होता है उसका सबका समय एक ही होता है। हर एक मतलब उसी अवस्था में हर एक बच्चा शब्द उच्चारण करता है।
चलना, ये भी सारे बच्चे एक ही अवस्था में स्टार्ट करते हैं। मुस्कुराना, मुस्कुराना भी बच्चे एक ही अवस्था में स्टार्ट करते हैं, लेकिन पढ़ना ये आपका सार्वभौमिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। बाकी सारे के सारे आपके सार्वभौमिक उदाहरण सार्वभौमिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। अधिगम और कल्पना है। अधिगम और कल्पना क्या है? क्या ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है? क्या ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है? क्या ये मानसिक प्रक्रिया है या फिर ये शारीरिक प्रक्रिया है? तो आपको पता है ना कि अधिगम हो या कल्पना हो, ये जो हमारे सोच होते हैं, विचार होते हैं, क्या होते हैं? तो ये मानसिक प्रक्रिया होते हैं, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत या शारीरिक नहीं होते हैं। जब हम बात करते हैं प्रयास की, हम हम कुछ कार्य सरलीकरण में कुछ प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर हम 5 प्रकार के प्रयास पढ़ते हैं, जिसमें से आपका एक ये मानसिक प्रयास भी होता है, शारीरिक प्रयास भी होता है, चच प्रयास होता है, पद प्रयास होता है, मोडन प्रयास अर्थात आपका टॉर्सल प्रयास होता है। तो ये आपको 5 प्रयास थोड़े से ध्यान रखने हैं। बाकी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से मानवीय संसाधन नहीं है। अगर हम बात करते हैं पारिवारिक संसाधन की, तो पारिवारिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका मानवीय होता है, दूसरा आपका अमानवीय होता है। ठीक? मानवीय वो होते हैं जो मानव के अंदर निहित होते हैं, जिनको ना तो हम देख सकते हैं, जिनको ना तो हम छू सकते हैं और ना ही चुरा सकते हैं। लेकिन अमानवीय संसाधन वो सारे संसाधन आ जाते हैं जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, चुरा सकते हैं, जो हमारे अंदर निहित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मानवीय संसाधन नहीं है, अर्थात अमानवीय संसाधन कौन-सा है आपका। तो जब हम बात करते हैं मानवीय संसाधन की, तो ज्ञान क्या है? ज्ञान आपके अंदर है, कोई उसे देख नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, छू नहीं सकता। शक्ति आपके अंदर है, कोई देख नहीं सकता है कि देखो देखो शक्ति जा रही है। अब किसी का नाम शक्ति हो तो ये मत कह देना कि हमने शक्ति को देखा है। ठीक, रही बात धन की, तो धन धन हर कोई देख सकता है, छू सकता है, चुरा सकता है, तो ये आपका अमानवीय संसाधन में आता है। जबकि रुचि की हम बात करते हैं तो ये मानवीय संसाधन में आते हैं, अर्थात रुचि, ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, समय, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये हमारे अंदर में ही निहित होती हैं। हमारी रुचियाँ, हमारी अभिवृत्तियाँ, हमारे दृष्टिकोण, सारे के सारे हमारे अंदर होते हैं। आप जानते हैं कि जो पारिवारिक संसाधन है उसका वर्गीकरण मानवीय और अमानवीय में हुआ है, और ये वर्गीकरण आपका किया है ग्रास कैंडल और निकिल डॉर्सी ने किया है। ठीक, बताना आपको ये है कि ग्रास और कैंडल ने समय को मानवीय माना है या फिर अमानवीय माना है। ठीक, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कुल कितने चरण हैं, तो आप कहेंगे कि 8 चरण हैं। 8 चरण को सबसे पहले तो जो आपका ये एड कैश करके था, आप इसको एक बार हमें क्रम से बता दीजिए। तो आपको पता है कि इसके 8 चरण हैं। आठों चरण में सबसे पहला चरण क्या है? तो आप कहेंगे सबसे पहला चरण तो है ध्यानाकर्षण। लेकिन लेकिन यहाँ पर आपका सबसे अंतिम चरण पूछा है, और यहाँ पर आपके साथ हो जाता है लोचा। लोचा क्या होता है कि हमें पता है कि जो अंतिम चरण हमारा होता है वो मूल्यांकन का होता है, इवैल्यूएशन होता है। ठीक, लेकिन लेकिन ये आपका पीवाईक्यू है, और वहाँ पर आपका संतोष, सैटिस्फैक्शन जो है, इसको अंतिम माना गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन है, मतलब अगर मूल्यांकन नहीं दिया गया है, फिर तो संतोष आपका हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर ध्यानाकर्षण नहीं दिया है तो आप इंटरेस्ट पर चले जाएंगे, अर्थात अगर आपको अटेंशन नहीं मिलेगा तो आप इंटरेस्ट पर नहीं जाएंगे। हमने कहीं-कहीं आपने ये वर्गीकरण देखा होगा, तो कहीं-कहीं प्रसार शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है, हमने उसको साथ ही रखा है, यानी कि सैटिस्फैक्शन तक ही रखा है।
संतुष्टि तक ही रखा है। तो इसके बेस पर हमने यहाँ पर आपका संतोष को लास्ट मान लिया है। बाकी ध्यान रखेंगे, चाहे हम प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करेंगे, चाहे हम प्रबंध प्रक्रिया की बात करेंगे, तो इनके क्रम को आपको ध्यान रखना है। अगर मिसिंग है तो आप वहाँ पर इनमें से कोई में जाएँगे, इनमें से कोई नहीं में चले जाएँगे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि 7 ही कहीं-कहीं पर वर्गीकरण किया गया है, तो इसके बेस पर जो आपका अंतिम चरण होता है, वो आपका संतोष हो जाता है, अर्थात सैटिस्फैक्शन हो जाता है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि अभी एक चरण हमारा और बचता है, जिसे हम मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। ज़रा आप इनके क्रमों को सही से हमें बता दीजिएगा। जो एडकैस आपका है, ये इसका सही क्रम क्या है? ये आपसे पूछा जा चुका है और ये मैंने नहीं बनाया है। ये शॉर्ट फॉर्म आपके बुक में दिया गया है और इसीलिए आपसे पूछा भी जाता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? अगर आपने ओपी दहामा के जो उन्होंने प्रतिधारण क्षमता बताई थी, अगर आपने उसको देखा हो, तो आपको पता होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्या होगा? क्या श्रव्य साधनों के द्वारा? क्या दृश्य साधनों के द्वारा? क्या श्रव्य दृश्य साधनों के द्वारा या फिर व्यावहारिक अनुभव के द्वारा? तो जैसे जो हमारा व्यावहारिक अनुभव होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अच्छा, आपने कोई जैसे कोई बात आपने सुन ली, तो आपको वो उतना याद नहीं रहता है। रहता है बट उतना नहीं रहता है। लेकिन आपने कोई चीज़ देख ली, तो वो उससे ज़्यादा रहता है। लेकिन आपने कोई चीज़ देखी भी, सुनी भी, तो वो और भी ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आपने उस चीज़ का व्यावहारिक अनुभव किया है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपने कोई ऐसे मान लीजिए कि आप किचन में कुछ बनाने गई, हम मानते हैं कि पनीर की सब्ज़ी आप बनाने गई। आपने रेडियो पर ऐसे ही सुन लिया था कि ऐसे-ऐसे करके पनीर बना लेते हैं, मतलब पनीर को लेते हैं और उसको काटते हैं, अपना सब्ज़ी में मतलब छौंका, तड़का जो भी होता है सब लगाते हैं और ऐसे करके हमारा बन जाता है। तो आपने थोड़ा-सा सुना, लेकिन आपने वहीं देखा कि कोई आपको बना के दिखा रहा था, तो आपने सिर्फ़ उसको देख लिया। या हम एक प्रकार से कह सकते हैं जो हमारी बुकों में दिया होता है, बुकें भी कुकिंग बुकें भी कई आती हैं, आपने उसको देखा। तो आपने जो सुना था, उसे कहीं ज़्यादा आपने सीखा। लेकिन जब आपको दिखाया भी जाता है और सुनाया भी जाता है, मतलब आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो उससे ज़्यादा याद होता है, यानी कि कोई व्यक्ति आपके सामने चीज़ों को बना रहा है। चाहे आप किसी मीठे की बात कर लें या आप कोई खाना की बात कर लें, कुछ भी हो गया, सब्ज़ी हो गया, कोई और अदर रेसिपी आपकी हो गई। कोई आपके सामने बना रहा है, आपको बनाते हुए बता रहा है, तो वो आपको ज़्यादा याद होता है। लेकिन जब आप अपने हाथों से बना लेते हैं, यानी कि जब आप व्यावहारिक अनुभव कर लेते हैं, तो वो आपको नहीं भूलता है, अर्थात जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा, यही आपका व्यावहारिक अनुभव ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। कह रहा है, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र हैं। प्रसार शिक्षा के कौन-कौन से क्षेत्र हैं? क्या कृषि और प्रौद्योगिक विस्तार है? क्या पशु चिकित्सा और पशुपालन विस्तार है? क्या कृषि और इंजीनियरिंग विस्तार है या फिर उपरोक्त सभी? तो आप कहेंगे कि प्रसार शिक्षा का जो ये क्षेत्र है आपका, ये बहुत ही व्यापक है। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, प्रसार शिक्षा का क्षेत्र कैसा है? तो आप कहते हैं व्यापक है, बहुत बड़ा है। ये जो हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन एक्सटेंशन एजुकेशन तो हमारा बड़ा है ही है। हमसे पूछा जाता है हमारा होम साइंस, तो होम साइंस एक व्यापक विषय है। ये अपने में कई चीज़ों को समाहित किए हुए हैं। आपने देखा भी होगा जब आप पहली क्लास लेते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की, तो वहाँ पर देखते हैं प्रसार शिक्षा का अन्य विषयों के साथ कैसे संबंध होता है। आप तो मैथ भी पढ़ते हैं ना? आप मैथ पढ़ते हैं, आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, आप क्या नहीं पढ़ते हैं? आप टेक्सटाइल पढ़ते हैं, आप न्यूट्रिशन साइंस पढ़ते हैं, आप देश से लेकर विदेश की संस्थाओं को पढ़ते हैं,
आपका जो क्राइटेरिया है वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा दायरा है हमारे होम साइंस का। ठीक है ना? तो इसमें हमारा एक ब्रांच है प्रसार शिक्षा का। तो ये जो प्रसार शिक्षा है, ये आपके कृषि और औद्योगिक विस्तार का भी क्षेत्र है। पशु चिकित्सा और पशुपालन व्यवस्था भी यानी कि विस्तार है। कृषि व इंजीनियरिंग विस्तार भी इसी के क्षेत्रों में आता है। अर्थात ये सारे के क्षेत्र हमारे प्रसार शिक्षा के क्षेत्रों में समाहित हैं। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। विस्तार शिक्षा के सिद्धांत आधारित हैं। चीज़ों को आराम से पढ़ते हुए चलिएगा, हम चीज़ों को रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपका मॉडल पेपर बना है, रिवीजन के दृष्टिकोण से बनाया गया है। तो हमारी क्लासेस क्योंकि 10-12 दिन से नहीं हो पा रही थी, तो अब हमें चीज़ों को एक बार फिर से रिकॉल करते हुए चलना है। ठीक? चलिए, अभी हम 2-4 दिन अपना मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, देन हम चलेंगे अपने फिजियोलॉजी के जिस पार्ट को हमने छोड़ा था उसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक? विस्तार शिक्षा के सिद्धांत आधारित हैं। विस्तार शिक्षा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपने विस्तार शिक्षा के 1 सिद्धांत पढ़े, 2 सिद्धांत पढ़े, 3 पढ़े, आप कहेंगे नहीं, हमने तो 15-20 सिद्धांत पढ़ रखे हैं। 15-20 सिद्धांत क्या, दर्शन, विशेषताएँ, टोटली हमने लगभग-लगभग 22-25 सिद्धांतों को पढ़ रखा है, जो कि अगर आप देखेंगे तो दर्शन भी है, अगर आप उसी को समझें तो विशेषताओं में भी वही चीज़ें आ जाती हैं। तो विस्तार शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित हैं? आवश्यकता और रुचियों पर, सहयोग और भागीदारी पर, करके सीखने पर या फिर सभी पर? तो आपको पता है ना कि जो हमारा विस्तार शिक्षा है, ये लोगों की आवश्यकताओं और उनकी रुचियों के अनुसार दिया जाता है। जैसे जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की, जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है, हम वही ज्ञान उसको देते हैं। उसकी रुचि जिसमें होती है, उसके रुचि के अकॉर्डिंग हम उसको शिक्षा देते हैं। दूसरा है सहयोग व भागीदारी। कोई भी प्रसार कार्य तभी सफल होगा जब उसमें लोगों की सहयोग होगा, जब लोगों की भागीदारी होगी। अगर लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आपका प्रसार कार्य सफल नहीं होगा। साथ ही साथ ये तो आपका बड़ा ही पॉपुलर कह सकते हैं प्रिंसिपल है, क्या करके सीखना। हम करके चीज़ों को सीखते हैं और देख कर चीज़ों में विश्वास करते हैं। तो कहने का मतलब ये विस्तार शिक्षा के सिद्धांत इन तीनों पर आधारित होते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रदर्शन का उदाहरण है। ये जो आप प्रदर्शन करते हैं, ये किसका उदाहरण है? क्या ये व्यक्तिगत संपर्क का उदाहरण है? क्या ये आपका विराट जनसंपर्क का उदाहरण है? क्या ये आपका क्षेत्रीय संपर्क का उदाहरण है? या फिर ये आपका समूह संपर्क का उदाहरण है? तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम बात करते हैं प्रदर्शन की, प्रदर्शन हुआ, सम्मेलन हुआ, बैठक हुई, संगोष्ठी हुआ, ये सारे के सारे हमारे समूह संपर्क के उदाहरण होते हैं। जबकि अगर हम व्यक्तिगत संपर्क की बात करते हैं तो आपका हो जाता है कि आपका ये हो जाता है घर पर जाकर भेंट कर लें, आप खेत पर जाकर भेंट कर लें, आप फ़ोन से वार्तालाप कर लें, तो ये सब आपके व्यक्तिगत संपर्क के साधन होते हैं। जबकि विराट जनसंपर्क की बात करें, तो इसमें आपका न्यूज़पेपर हो गया, लीफ़लेट हो गया, पैम्पलेट हो गया, बुलेटिन्स हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और आपका रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी विराट जनसंपर्क के अंतर्गत आती हैं, ठीक? यही 3 मेन संपर्क की विधियाँ हमने पढ़ रखी हैं। आई होप कि आपने पिछले 10 दिनों में चीज़ों को रिवाइज़ किया होगा। ज़रा ईमानदारी से बताना, मतलब मैं आपको देख तो रही नहीं हूँ कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। आप अपने आप अपनी ईमानदारी से बताना कि आपने कितने क्लासेस देखे इन 10 दिनों में जो हमारी क्लासेस नहीं हुई थी, तो आपने पुरानी चीज़ों को कितना रिवाइज़ किया? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्लासेस को रिवाइज़ किया था? मुझे पता है कि संख्या आपकी बहुत कम है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि कितने लोग कितने घंटे में देख रहे हैं क्लासेस को। तो आप हमें ये बताना, अपनी ईमानदारी से बताना कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुरानी क्लासेस को रिवाइज़ किया इन 10 दिनों में, ठीक? चलिए,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। प्रसार शिक्षा के लिए विराट संपर्क निम्न के द्वारा किया जा सकता है। अगर आपको विराट जनसंपर्क करना है तो इनमें से आप किसका इस्तेमाल करेंगे? क्या आप रेडियो का इस्तेमाल करेंगे? क्या आप शैक्षिक यात्रा का इस्तेमाल करेंगे? या फिर आप प्रदर्शन लगाएँगे या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, प्रदर्शन, प्रदर्शनी, मेला ये सब आपके सामूहिक संपर्क में आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं हमें विराट जनसंपर्क करना है तो उसके लिए इन उदाहरणों में से आपका रेडियो आ जाता है। रेडियो आपका क्या है? तो ये आपका एक श्रव्य शिक्षण सामग्री होता है, ये विराट जनसंपर्क का माध्यम होता है। ये हमारा रेडियो तो है ही, बाकी टेलीविज़न आप जानते ही हैं, लाउड स्पीकर आप जानते ही हैं। इसी के साथ-साथ आप लीफ़लेट, पैम्फ़लेट, बुलेटिन मतलब जो भी हमारी छपित शिक्षण सामग्रियाँ हैं, वो हमारे विराट जनसंपर्क में आ जाते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। आपको अगर अपने सर पर पट्टी बांधनी है यानी कि लंबी पट्टी बांधनी है तो आप कितनी पट्टियों का इस्तेमाल करेंगे? 2 का, 4 का, 3 का, 1 का। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। आई थिंक ये लास्ट टाइम आपका पूछा भी गया था। तो थोड़ा-सा जो आपने हेल्थ साइंस पढ़ा है, हेल्थ साइंस में हमने डिस्कस किया है पट्टियों के बारे में, कि पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन-सी गाँठें बाँधी जाती है, कितनी पट्टी का उपयोग कहाँ पर बाँधने के लिए किया जाता है, कहाँ पर बाँधने के लिए 2 पट्टी चाहिए, कहाँ पर बाँधने के लिए 1 पट्टी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं। तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। जब हम बात करते हैं सिर पर पट्टी बाँधने की, तो सिर पर बाँधने के लिए हमें 2 पट्टे की आवश्यकता होती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। अभी आपने अंतिम देखा था। प्रथम चरण जो है क्या वो ध्यानाकर्षण है? क्या वो संतुष्टि है, रुचि है या फिर इच्छा है? तो जो प्रसार शिक्षा का पहला चरण है वो है आपका ध्यान आकर्षण। आप लोगों का ध्यान कैसे आकर्षण करते हैं किसी चीज़ के लिए इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। और यहाँ से जो आपका प्रसार शिक्षा का चरण है, यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं जैसे निम्नलिखित में से कौन-सा प्रसार शिक्षा के चरणों में शामिल है? कौन शामिल नहीं है? प्रथम चरण कौन है? अंतिम चरण कौन-सा है? दूसरा चरण कौन-सा है? तीसरा चरण कौन-सा है? प्रथम ए क्या है? द्वितीय ए क्या है? अंतिम में क्या आता है? ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। कई एग्ज़ामों में आपसे पूछा गया है। तो एक बार ज़रा आप प्रसार शिक्षा के चरणों को ज़रूर ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक? बाकी इसका जो राइट आंसर है आपका ध्यान आकर्षण है। ध्यान आकर्षण यानी कि जो अटेंशन है, ये आपका प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण होता है, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सर आना, यह स्थिति है। क्या ये ब्रीच जन्म का उदाहरण है, उपकरण जन्म का है, प्राकृतिक जन्म है या फिर तुरंत जन्म है? तो आप कहेंगे कि ये हमारा ब्रीच जन्म कहलाता है और ये आपसे मल्टीपल टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे, बाहें, फिर अंत में सर आना। इसी को हम उल्टा प्रसव भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा जैसे आपने सुना भी होगा कि फलालोक उल्टा पैदा हुए थे, है ना? तो ये आपका उल्टा में होता क्या है तो पहले इसमें नितंब आता है, टाँगें आती हैं, फिर बाहें आती हैं और लास्ट में आपका सिर आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सामान्य प्रसव की, तो सामान्य प्रसव में इसके अपोज़िट हो जाता है, यानी कि आपका सिर बच्चे का सिर जो है वो पहले आता है, फिर कंधा, बाकी उसका नितंब, पैर ये सब बाद में आते हैं। तो इसे हम सामान्य प्रसव कहते हैं। लेकिन जो आपका ये पहले नितंब आता है, फिर टाँगे, बाहें और लास्ट में सिर आता है, ये आपका ब्रीच जन्म होता है और ये रिस्की होता है। ऐसे में जो ये ब्रीच जन्म होता है, तो ऐसे में जो बच्चे की नली होती है, उसमें जो कचरा वग़ैरह होता है, वो जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो
आपका जो सामान्य प्रसव है, वो आपका कौन-सा प्रसव होता है जिसमें सर सबसे पहले आता है, ठीक? चलिए, बाकी उपकरण वाले में हम उपकरणों का उपयोग करते हैं, औज़ारों का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे औज़ारों का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब बच्चे का सिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो या माँ का ग्रीवा कुछ ज़्यादा ही छोटा हो, तो इन सब स्थितियों में हम कुछ औज़ारों के इस्तेमाल से बच्चे को बाहर निकालते हैं, ठीक? लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन नहीं किया जाता है, ठीक है ना? चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है रेबीज को भी कहते हैं यानी कि रेबीज को आप क्या कहते हैं? जल भय कहते हैं, आप वायु भय कहते हैं, समृद्ध भीति कहते हैं या फिर अति भय कहते हैं। तो आप कहेंगे कि रेबीज को हम जल भय के नाम से जानते हैं, इसे हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रो अर्थात हम पानी की बात करते हैं, फोबिया का मतलब होता है डर लगना, अर्थात पानी से डरना। एक बेसिक सा पॉइंट समझिएगा, जो हमारा फ़ोबिया होता है, फ़ोबिया का मतलब ही डर होता है। अब फ़ोबिया के आगे जो भी लगा है, आप बस उसी से समझ जाइएगा कि इसका डर है, ठीक? जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है क्या? हाइपर और हाइपो। हाइपर का मतलब बढ़ी हुई मात्रा, किसकी? जिसकी भी, चाहे जिसकी। हाइपर यानी कि बढ़ी हुई मात्रा, हाइपो यानी कि घटी हुई मात्रा, ठीक? तो वैसे ही फ़ोबिया को समझिएगा कि फ़ोबिया का मतलब होता है डरना। अब फ़ोबिया के साथ में आपका चाहे आपको ऊँचाई से डर लगे, चाहे आपको पानी से डर लगे, जिससे भी डर लगे तो वो आपका फ़ोबिया हो जाता है, ठीक? बाकी रेबीज़ को आप जलभय के नाम से जानते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बना होता है जो कहलाता है। ये क्या कहलाता है? क्या ये नेफ्रॉन कहलाता है? क्या ये न्यूट्रॉन कहलाता है? अम्ल कहलाता है या फिर ये औषधियाँ कहलाती हैं? तो जो हमारा प्रत्येक गुर्दा है, ये हमारा प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाई से बनी होती है, जिसे हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। आप हमें बताइए कि हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? जैसे आपने गुर्दे के बारे में तो बताया कि इसकी जो सबसे सूक्ष्म कार्यात्मक इकाई है क्या है? नेफ्रॉन है। वैसे ही आप हमें ये बताइए कि मानव शरीर की सबसे सूक्ष्म संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। डॉट डॉट किसका अर्जन मतलब इनमें से किसका अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित करता है? क्या धन का अर्जन आपको आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित करता है? या वास्तविक अर्जन आपको आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित करता है? या आत्मिक अर्जन आपको आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित करता है? या फिर सामान आपको अर्जन जो है ये आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित करता है? तो आप कहेंगे आत्मिक। आत्मिक जो आपकी अर्जन होती है जैसे जो हम संतुष्टि कहते हैं, आत्मिक यानी कि संतुष्टि की बात की जा रही है, तो आत्मिक अर्जन जो होता है ये आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित करता है। जब किसी चीज़ का उपयोग, उपभोग करके जो संतुष्टि आपको मिलती है, वही आपकी आत्मिक आय होती है या आत्मिक अर्जन होता है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है कि इनमें से क्या छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है? क्या ये आपका सेमिनार है? क्या ये आपका बजट सत्र है? क्या ये आपका मस्तिष्क मंथन है या फिर सम्मेलन है? तो आप कहेंगे कि ये जो हमारा मस्तिष्क मंथन होता है, मस्तिष्क मंथन छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार होता है, जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। ठीक? तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क मंथन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। कह रहा है डॉट 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 बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है।
क्या चीज़ इसमें से बच्चे के शारीरिक, मानसिक, उनके सामाजिक, उनके नैतिक गुणों को विकसित करता है? क्या खाना है? क्या चिल्लाना है? क्या खेल है या फिर अनपूरक लेना है? तो आप जानते हैं कि खेल क्या करता है? खेल बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक गुणों का विकास करता है। खेल से ही बच्चे में सहानुभूति आती है, बच्चा समायोजन करना सीखता है। तो खेल के द्वारा ही बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होता है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या कह रहा है? बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की, तो कह रहा है जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है। जन्म से 30 मिनट की जो अवस्था है क्या कहलाती है? क्या वो शैशवावस्था है? क्या वो नियोनेट अवस्था है? क्या वो पार्टुनेट अवस्था है या फिर वो प्रसवकाल है? तो जो हमारा ये आपका नवजात अवस्था है, जो इन्फैंसी एज है, इन्फैंसी एज को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। एक तो हमारा नियोनेट है और एक हमारा पार्टुनेट है। नियोनेट क्या होता है? नियो नियो का मतलब ही होता है नया। तो नवजात अवस्था हमारी जो हो जाती है, वो जन्म से लेकर 30 दिन तक होती है। लेकिन यहाँ पर हमसे जन्म से लेकर 30 दिन की अवस्था नहीं पूछा है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि जन्म से लेकर 30 मिनट की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है? तो वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी पार्ट्यूनेट अवस्था कहलाती है। ठीक? नियोनेट क्या है? तो जन्म से 30 दिन की अवस्था। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे आप टाइम को लेकर कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। कहीं-कहीं पर 15 मिनट दिया होता है, कहीं पर 30 मिनट। दोनों आपका ऑप्शन में नहीं आएगा। हालाँकि अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये आपका 15 मिनट और 30 मिनट दोनों देखने को मिलता है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 पर। ईर्ष्या एक भावना है। कैसी भावना है? क्या ये कोई जन्मजात भावना है? क्या ये कोई अतिरिक्त भावना है? नकारात्मक भावना है या फिर सकारात्मक भावना है? तो आप कहेंगे कि सकारात्मक ईर्ष्या सकारात्मक भावना कैसे हो सकती है? कोई जन्मजात ईर्ष्यालु थोड़ी ना होता है। ये जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या आपकी नकारात्मक भावना होती है। आप इसी के साथ हमें ये बता दीजिए कि वाटसन महोदय ने बच्चे में कौन-कौन से संवेग बताए हैं? उन्होंने बच्चे में 3 प्रकार के संवेग बताए हैं ना? तो ज़रा आप हमें बता दीजिएगा कि वो तीनों संवेग कौन-कौन से उन्होंने बताए हैं? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर। भोजनजन्य रोगों के कारणों में से एक है, जो हमें भोजनजन्य रोग हो जाते हैं, उनके कारणों में से एक कारण क्या है? क्या वो उष्मायन है? क्या वो शोथ है? क्या वो पेचिश है या फिर सूक्ष्म जीवों से दूषित होना है? तो आप कहेंगे पेचिश तो दूषित जल ग्रहण करने की वजह से होता है या दूषित जल से होने वाला रोग होता है। जबकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भोजन जन्य रोगों के कारणों में से क्या है? तो उसमें से सूक्ष्म जीवों से दूषित होना एक कारण है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 पर। शिशु की सामान्य दुग्धपान समस्या है। यानी कि अगर हम देखें तो शिशुओं में जो दुग्धपान की सामान्य समस्याएँ हैं क्या हैं? क्या इसमें कब्ज़ होता है? क्या इसमें डायरिया होता है? एलर्जी होता है? या फिर आपका उपरोक्त सभी? तो आप कहेंगे ये सारी समस्याएँ बच्चों के दुग्धपान से जुड़ी हुई हैं, अर्थात कब्ज़ हो गया, डायरिया हो गया, एलर्जी हो गया, शिशु की सामान्य दुग्धपान की समस्याएँ होती हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं शिशु की, तो आप ध्यान रखिएगा हमने एक बार नहीं कई बार पढ़ रखा है, शिशु की श्वसन दर क्या है? ज़रा बता दीजिएगा। शिशु की पल्स रेट क्या होती है? शिशु के शरीर का टेम्परेचर क्या होता है? यानी कि सुबह क्या होता है, शाम को क्या होता है? शिशु का वज़न कितना होता है? शिशु का लंबाई कितना होता है? एक जो नवजात बच्चा होता है उसकी लंबाई क्या होती है? उसका वज़न क्या होता है? किस वज़न से बच्चे को हम लो वेट बेबी बोलते हैं? कौन कितना एक सामान्य बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए?
एक सामान्य बच्चे की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आपको सुबह-सुबह ये चिड़िया का चहचहाना, अ, मोर का बोलना, ये सब सुनने को मिलेगा, ठीक? तो थोड़ा-सा चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपने अपने अपना जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है, उस पर आपको अपना कंसंट्रेट करना है कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक? चलिए, बात करते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 28। अब यहाँ पर मैं आपके लिए तगड़ा काम देने वाली हूँ। तगड़ा काम का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जितने भी संस्थाएँ आपकी दी गई हैं, चाहे निन है, चाहे आपका आईसीएमआर है, डब्ल्यूएचओ है या फिर आईसीडीएस है, आप ज़्यादा कुछ नहीं, बस इन चारों के फुल फॉर्म आप हमें बता दीजिएगा, ठीक? बात करें हम अगर क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है इनमें से कौन आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमाओं से परे कार्यक्रमों में से एक है। आरंभिक बाल्यावस्था की बात की जा रही है। आरंभिक बाल्यकाल, देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमाओं से परे कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम आपका है? क्या वो निन है? क्या वो आपका आईसीएमआर है? क्या वो आपका डब्ल्यूएचओ है या फिर आईसीडीएस है? अगर आप आईसीडीएस को देखें, तो यही आपका सबसे बड़ी संस्था होती है और सबसे ज़्यादा कार्य यही आपका, ये जो सबसे आपका अद्भुत सीमाओं से परे कार्यक्रम होता है, उसमें यही आपका आईसीडीएस जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या हम कहें कि इसी की बात हो ही रही है, ठीक? तो ये आपका आईसीडीएस है। अब आप हमें चारों का फुल फॉर्म बताएँगे। इसका बस आप फुल फॉर्म बता दीजिएगा, बाकी स्थापना या इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, आपको नहीं बताना है। ये हम धीरे-धीरे अपनी आने वाली क्लासेज़ में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। म्यूकस म्यूकस एस्परजिलस और इरगॉट जैसे कवक और के समान दूषक होते हैं। मतलब इनमें से किसके दूषक होते हैं? क्या वो सुअर और गाय का मांस है? फीता कृमि और वलय कृमि है? जीवाणु और वलय कृमि है या फिर डबल रोटी और अनाज है? तो आप कहेंगे ये जो म्यूकस है, म्यूकस, एस्परजिलस और इरगॉड जैसे जो कवक हैं, ये डबल रोटी और अनाज के समान दूषक हैं, ठीक? ये तो आपका इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन क्या इतने से आपका काम होगा? आप कहेंगे नहीं। सवाल तो यहाँ बनता ही है, क्या? कि सुअर के मांस को हम क्या कहते हैं और गाय के मांस को हम क्या कहते हैं, ठीक? चीज़ों को हमने नोट डाउन करवाया है, कई बार प्रैक्टिस भी करवाई है, तो ज़रा एक बार आप हमें फटाफट बता दीजिए कि सुअर और गाय के मांस को हम क्या कहते हैं, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। कह रहा है, छोटे बच्चों के लिए इनमें से क्या छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है? क्या वार्तालाप है, सोच है, दयालुता है या फिर एकाकीपन है? बताइए आप क्या हैं? तो ये जो एकाकीपन होता है, ये छोटे बच्चों के लिए डर बढ़ाने वाला उद्दीपक होता है। आपने देखा होगा बच्चा कभी सो रहा है, कमरे में अकेले है, बच्चा चीख देता है, मतलब उठता है तो बहुत तेज़ से चिल्लाता है, क्यों? क्योंकि वो अकेले डरता है। तो ये जो एकाकीपन होता है, ये छोटे बच्चों के लिए डर बढ़ाने वाला उद्दीपक होता है। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं, आप में से भी कई लोग, कई लोग के छोटे बच्चे होंगे या घर में भी छोटे बच्चे तो होंगे ही होंगे। तो हम क्या करते हैं, कभी-कभी बच्चे जब बदमाशी करते हैं, तो हम उनको कमरे में ले जाकर अंधेरे में बंद कर देते हैं। देखा है मैंने, ये बहुत ही गलत तरीका होता है बच्चों को, मतलब आप, बच्चा है तो बदमाशी तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप ले जाकर बच्चे को अंधेरे कमरे में बंद कर दीजिए। बच्चा डर जाता है। तो बच्चे को हमें कभी भी एकांत नहीं करना चाहिए, उसको मतलब अकेले में नहीं बंद करना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इससे बच्चे का जो मेंटल हेल्थ होता है वो भी इफ़ेक्ट होता है, ठीक? सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, ये कथन क्या है? क्या ये कथन सत्य है?
असत्य है कि संबंधित नहीं है या फिर विवादित है। तो आपको पता है ना कि बच्चा सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, ये क्या है आपका? ये आपका असत्य कथन है। बच्चे जब बच्चा जन्म लेता है तो मात्र वो एक जैविक प्राणी होता है। फिर धीरे-धीरे उसमें आपने देखा होगा कि 2 ढाई महीने में वो सामाजिक मुस्कान देता है, तब जाकर वो समाज से जुड़ता है। 3 महीने में अपनी माँ को पहचानता है, 5 महीने में अपने आस-पास के लोगों अर्थात जैसे दादा, मामा, फूफा मतलब जो भी हैं घर के आस-पास में चाचा बुआ जो भी हैं, इन लोगों को पहचानता है। ठीक? तो ये हमारा पूरी तरह से कथन गलत है कि सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, नहीं। धीरे-धीरे डेवलप होता है बच्चे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। जब आप बाल अध्ययन कर रहे हो तो अनुसंधान सूचना एकत्रित करने के लिए जो जो प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्र है ये अच्छा होता है। क्या ये कथन सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या फिर विवादित है? तो आप कहेंगे कि ये पूरी तरह से आपका सत्य है। इसमें कोई विवाद नहीं, इसमें कोई आपका असत्यवाद नहीं है, ये आपका सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33 पर। बालक का विकास है, ये जो बालक का विकास है क्या है? क्या ये वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है? क्या ये वातावरण और आपके अधिगम का परिणाम है? क्या ये वंशानुक्रम एवं अधिगम का परिणाम है या फिर ये आपका इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा कि जो बालक का विकास होता है, ये बच्चे के वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, ठीक? तो हमें क्या ध्यान रखना है कि वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम होता है बालक का विकास, ठीक? चलिए 50% योगदान आपके वंशानुक्रम का होता है, 50% योगदान आपके एनवायरनमेंट का होता है। किसी एक के अभाव में बच्चे का विकास अच्छे से संभव नहीं है। तो दोनों का ही योगदान होता है, दोनों ही अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं। ज़रा इसी के साथ आप हमें ये बता दीजिए कि एनवायरनमेंट डे हमने कब मनाया? अभी हाल-फिलहाल में गुज़रा है, हमने कब मनाया इसे, ठीक? ये आपको पंछियों के चहचहाने की आवाज़ बहुत आ रही होगी, लेकिन थोड़ा-सा आप मैनेज करिएगा। नवजात क्वेश्चन नंबर 34 है, नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन कहलाता है? क्या वो विकोष्ठ कहलाता है, विमीन कहलाता है, मृदु भोजन कहलाता है या फिर बिस्कुट कहलाता है? तो ये बताइए हम बच्चे को माँ के दूध के अतिरिक्त और जो चीज़ें होती हैं जब हम उसको देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? उसे हम कौन-सा आहार कहते हैं? साथ ही साथ ये कब हम स्टार्ट करते हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन जो होता है, तो उसे हम विकोष्ठ के नाम से जानते हैं, ठीक? बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 35 पर। शिशु अवस्था में अधिकांश भार डॉट में वृद्धि से होता है। मतलब बच्चे का भार जो बढ़ता जाता है धीरे-धीरे, वो किसकी वजह से बढ़ता है? क्या उसके शरीर में वसा की मात्रा बढ़ती जाती है इसलिए बढ़ता है? हड्डी बढ़ती है, मांसपेशी बढ़ती है या फिर त्वचा उसका भारी होता है? तो आप कहेंगे जो शिशु अवस्था में अधिकांश भार में वृद्धि होती है, वो वसा के कारण होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में वसा की मात्रा कम, जल की मात्रा अधिक होती है। लेकिन धीरे-धीरे उसके शरीर में वसा की मात्रा बढ़ती चली जाती है और जो जल की मात्रा होती है वो कम होती चली जाती है। ठीक? तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि वयस्कों की अपेक्षा बच्चों के शरीर में किसकी मात्रा अधिक होती है, जल की या वसा की? तो आप बताते हैं जल की। लेकिन धीरे-धीरे उसके शरीर में फैट बढ़ता जाता है और उसका भार जो है वो भी बढ़ता चला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। गलसुआ हो गया, चेचक हो गया, फेफड़े का क्षय रोग हो गया, ये किसके उदाहरण हैं? मतलब किसके द्वारा होने वाले रोग होते हैं? वायु संचरण रोग हैं, जैविक संचरण रोग हैं, वाहन संचरण रोग हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ना कि चाहे आपका गलसुआ हो, चेचक हो, फेफड़े का क्षय रोग हो, ये सारी चीज़ें हमारे वायु संचरण से
होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एक बालक सावधान होगा जब वह समझेगा। क्या समझेगा तब वो सावधान होगा? क्या वो जानवरों का खतरा समझेगा? क्या वो आपका खेलना समझेगा? क्या वो चित्रकारी समझेगा? या फिर वो दीवा सपने समझेगा? जब वो क्या समझेगा? जब वो जानवरों का खतरा समझेगा तब वो सावधान होगा। ठीक, तो बच्चा तभी सावधान होगा जब उसको जानवरों का खतरा महसूस होगा। ठीक, मतलब जब उसे समझ में, अच्छा आपने ये चीज़ तो देखा होगा ना कि जो छोटा बच्चा होता है उसके सामने से कुछ भी चला जाए, चींटी चली गई, हालाँकि छोटी चींटियाँ तो बहुत कम काटती हैं, बट आपने देखा होगा जो थोड़ी-सी बड़ी चींटियाँ होती हैं वो किस तरह से पकड़ लेती हैं बच्चे का मांसपेशियाँ, या हम बड़ों के ही हाथ-पैर में अगर अभी लग जाएँ तो पकड़ लेते हैं। तो बच्चे को ये डर नहीं लगता है, बच्चा चींटी जा रही है, साँप जा रहा है, बिच्छू जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, वो उसको पकड़ लेता है। उसको खतरा तब महसूस होता है जब उसको समझ में आता है कि ये खतरनाक है, तभी तो वो चीज़ों से सावधान होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नवजात को हीमोलाइटिक रोग के के कारण होता है। जो ये नवजातों में हीमोलाइटिक हो जाता है, इसका कारण क्या है? क्या ये आरएच असंगतता है, हीमोग्लोबिन की कमी है, एबीओ असंगतता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ये आपका पीवाईक्यू है। ठीक, राइट आंसर तो आपका है आरएच असंगतता। आपने देखा होगा कि माता-पिता के आरएच असंगतता से बच्चे इफ़ेक्ट होते हैं। कभी जो है ये जो आपका नवजातों में हीमोलाइटिक रोग हो रहा है, ये आरएच असंगतता की वजह से हो रहा है, लेकिन कहीं-कहीं आपको मतलब ये एबीओ असंगतता भी ज़िम्मेदार है, लेकिन हमें अगर एक ही चुनना है और ये आपका पीवाईक्यू रह चुका है, तो हमें ध्यान रखना है आरएच जो असंगतता होती है, ये कारण होता है नवजात शिशुओं में हीमोलाइटिक रोगों को जन्म देने का। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। खेल है। खेल क्या है? वह क्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, वह क्रिया जो आनंदप्रद है, वह क्रिया जो समयबद्ध हो, यह आवश्यक नहीं, या फिर उपरोक्त सभी। खेल के बारे में आप सबने पढ़ा है ना? आपको पता है कि खेल वो होता है जब हमें आनंद आता है। जब हम खेल को कार्य के रूप में रखते हैं, तो वो हमें आनंद नहीं देता है। जैसे खेल हमारा वो होता है जो किसी उद्देश्य से नहीं बल्कि आनंद के लिए खेला जाता है। उसका हमारा कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, कोई नियम कानून नहीं होता है, समय की पाबंदी नहीं होती है। बस हम एन्जॉयमेंट के लिए खेलते हैं, वो हमारा खेल होता है। जो हमें आनंद देते हैं, वो हमारे खेल होते हैं, जिसमें आप समयबद्ध ना हो, कोई रूल रेगुलेशन नहीं हो, वो हमारा खेल होता है। अब जैसे रूल रेगुलेशन का मतलब ये है, जैसे हम जब खेलते हैं, तो हम भी तो कुछ रूल रेगुलेशन बनाते हैं, लेकिन जो हम बनाते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। लेकिन जो हमारे प्लेयर हैं, जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर स्तर पर खेल रहे हैं, तो वो खेल नहीं खेल रहे हैं, एक प्रकार से वो अपना कार्य कर रहे हैं। खेल और कार्य में डिफरेंस होता है। खेल का टॉपिक हमने डिस्कस किया है, आई थिंक 2 क्लास या फिर एक ही क्लास में हमने चीज़ों को समझा है कि खेल के लाभ क्या हैं, खेल और कार्य में अंतर क्या है, खेल की कुछ परिभाषाएँ देखी थी, खेल के क्षेत्र क्या हैं, खेल में क्या चीज़ें होनी चाहिए और कार्य में क्या चीज़ें होती हैं, दोनों के जो बीच डिफरेंस है, हमने इन सारी चीज़ों को समझ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है, तो ये आप चाइल्ड डेवलपमेंट की जो हमारी लास्ट क्लास हुई है, आप उसमें देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। खेल के बारे में डिस्कस किया गया है कि बच्चे कितने प्रकार के खेल खेलते हैं, किस उम्र में कौन-सा खेल खेलते हैं, किसे हम खिलौने की एज कहते हैं, किसे हम खेल की एज कहते हैं, सारी चीज़ें आपने पहले ही डिस्कस कर रखी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 पर। और आज की क्लास में हम यही 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके आगे के प्रश्नों को कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ठीक? बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है, क्या है? क्या उसकी शारीरिक स्थिति है? उसकी वंशानुगत विशेषताएँ हैं?
उसकी सामाजिक अंतःक्रिया है या उसकी मानसिक स्थिति है? तो आप कहेंगे कि बालक के प्रारंभिक सामाजीकरण का जो आधारीय कारक है, वो उसकी मानसिक स्थिति है। अगर उसकी मानसिक स्थिति अच्छी है, तो सामाजिक जो विकास है उसका अच्छा होगा। सामाजिक अंतःक्रिया भी अच्छी होगी उसकी। यानी कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का जो आधारीय कारक होता है, वो उसकी मानसिक स्थिति होती है। ठीक? चलिए, तो ये हमने आज डिस्कस किए अपने 40 क्वेश्चन। अभी हमारे बाकी के जो भी क्वेश्चन बचे हैं, अगर हो पाएगा तो हम कल की क्लास में पूरा कर लेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो हम एक क्लास में और करेंगे। बट चीज़ों को समझते हुए चलेंगे क्योंकि हमारी पिछली क्लासेज़ कई दिनों से ऑफ रह गई थी, तो आपका जो रिदम है ना, वो टूट गया है। तो एक बार आपको लय में लाने की आवश्यकता है, ठीक है ना? तो हम थोड़ा-थोड़ा करके इसको 2 पार्ट में या अगर आवश्यकता पड़ी तो 3 पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, पिछली चीज़ों को रिकॉल करते हुए चलेंगे, जो भी पॉइंट हमसे बन सकेंगे हम उनको सारे बिंदुओं को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आज से आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू लेंगे और एक बार आप अपने स्तर पर शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि जब कई दिन हो जाते हैं तो इसकी मंदी आपकी तरह ये भी सुस्त पड़ जाते हैं। तो हमें सुस्त नहीं पड़ना है, हमें लगे रहना है। एग्ज़ाम की डेट 1-2 दिन में आपको लिखित रूप से मिल ही जाएगी। आई थिंक 20 को मिल जाएगी आपको लिखित रूप में, तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने पीछे बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो चीज़ों को रिवीज़न की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपके माइंड में चीज़ें सेट होती चली जाएँगी। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। हाँ, लेकिन जितनी आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं उसको आपको बार-बार पढ़ना है, ठीक? तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं? इतने साधारण लैंग्वेज में आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, मतलब यहाँ क्लास में डिस्कस होती हैं चीज़ें, अगर आपने नोट डाउन किया है तो बहुत अच्छी बात है। आपके रिवीजन के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, ठीक है ना? तो ज़रा एक बार आप ये बताना कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोट्स तैयार किया है। बाकी हमारी जो प्रैक्टिस सेट चल रही है, वो तो चल ही रही है। जो हमारे टेलीग्राम पर क्विज़ नहीं हो पा रही थी आज से वो भी आपकी कंटिन्यू हो जाएँगी। हाँ, बट टाइम थोड़ा आपका ऊपर-नीचे हो सकता है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप दिन भर में चाहे जब चाहें एक बार अपना क्विज़ सॉल्व कर सकते हैं और अगर आपके पास समय है, तो आप जो हमारी पुरानी क्विज़ हो चुकी हैं, उनको ज़रूर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप पूरा क्विज़ दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका रिवीज़न बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं वहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम चीज़ों को डिस्कस करते ही करते हैं। तो आप एक बहुत अच्छा रिवीज़न आपका हो जाएगा अगर आप टेलीग्राम के सारे क्विज़ को वापस से फिर से आप कर लें तो। ठीक? चलिए, बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ जो आपसे 8-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने जवाब नहीं दिया, तो हम ये समझेंगे कि आपने चीज़ों को रिवाइज़ नहीं किया, आपने पिछले 10 दिन में चीज़ों को टच भी नहीं किया है। और साथ ही साथ ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको क्लास को शेयर करना है, टाइमली अपने क्लास को ले लेना है। ठीक? चलिए, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं इसके आगे के प्रश्नों के साथ में हम कल की क्लास में। प्रश्न आपके अच्छे हैं, चीज़ों को समझते हुए चलना है। हमने जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन सबको रखा है। थोड़ा-थोड़ा करके हम सबके सिद्धांतों को भी समझते हुए चलेंगे क्योंकि पढ़ तो आपने पहले ही रखा है। तो बस चीज़ों को एक बार हमें रिकॉल करते हुए चलना है। उम्मीद है कि पेन और नोटबुक आप लेकर रोज़ बैठते होंगे। ठीक? चलिए, बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, रिवीज़न ज़रूर करिए। बार-बार कहने का उद्देश्य ये होता है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवाइज़ करिए, ठीक? अभी आपके पास अगर आप टीजीटी में हैं, मतलब टीजीटी के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास प्रॉपरली 1 मंथ का टाइम है। आप चीज़ों को जितनी बार चाहें रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने नोट्स बनाए हैं, तो अपने नोट्स से आप अ 4-4, 5-5 दिन ऐसे बाँट सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक? और हाँ,
कोई ना कोई मार्केट से प्रैक्टिस बुक ले लीजिएगा। साथ ही साथ जो आपकी ओएमआर शीट आती है प्रैक्टिस के लिए उसको भी ले लीजिएगा, जिससे आपको गोला बनाने की हैबिट बन जाए, ठीक है ना? क्योंकि ऑफ़लाइन आपका एग्ज़ाम होना है ये, ऑनलाइन तो है नहीं। तो आप मॉक टेस्ट देते होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक बार जब गोला भर-भर के बनाते हैं ना, आप देखेंगे कि हम जब घर पर भी करते हैं, तो भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। गोला ऊपर-नीचे हो जाता है, तो बस हमें थोड़ा-सा अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है और अच्छे से गोले को भरते हुए चलना है। हम घर पर ही क्यों ना प्रैक्टिस कर रहे हों, ठीक? चलिए, बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।